हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बीपीएससी का क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज से हम बीपीएससी मेंस का क्लास स्टार्ट करेंगे। और मैं समझती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को बीपीएससी मेंस की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 71वीं बीपीएससी का जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए अभी बहुत समय है। और इस समय में आपको मेंस से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, ना कि पीटी से। अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है तो दोनों को साथ में ले करके चले। अगर आप 4 घंटा मेंस पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे पीटी को भी समय दें। इससे आपकी दोनों की साथ साथ में तैयारी होती चलेगी। और लगभग आपका जो संभावित डेट है पीटी की 30 सितंबर को, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि आप अपने बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में अपना एक स्थान बना करके रखेंगे और फाइनल रिज़ल्ट में आपका नाम ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए आप अभी से दोनों को कंबाइंड तैयारी करते चलें और अच्छे से उसको राइटिंग प्रैक्टिस भी करते चलें। राइटिंग प्रैक्टिस साथ में मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। कहीं भी आपको मिल रहा है, कहीं भी आपको नोट्स अवेलेबल हो रहा है, क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं, तो उसको आप देखते चलें, अपना तैयार करते चलें सारा जो भी टॉपिक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री का टॉपिक है। और हिस्ट्री का टॉपिक जीएस पेपर 1 में है और उसको आपको करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बीपीएससी के जीएस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है और जीएस पेपर 2 में भी क्या क्या पढ़ना है। तो बीपीएससी मेंस में आपको जीएस का 2 पेपर होता है, जीएस 1 और जीएस 2। ठीक है। जीएस 1 में आपको क्या पढ़ना होता है? हिस्ट्री, फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप आईआर का, एंड करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको हर दिन पढ़ना होगा। इसके लिए इस पेपर को अगर रेडी करना चाहते हैं तो आपको हर दिन आपको एफर्ट डालना होगा, हर दिन आपको तैयारी करती रहनी पड़ेगी। ठीक है। अब आता है आपका डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई का जो पेपर है उसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर आपको ऐसा पेपर है जिसमें आप 100% स्कोर करके अच्छा रैंक ला सकते हैं फाइनल रिजल्ट में। ठीक है। क्योंकि ये पेपर आपको डेली प्रैक्टिस से आपको तैयार होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, उतना ज़्यादा इस विषय पे पकड़ मजबूत होगा। इसलिए इस पेपर को आपको तैयारी करते रहना चाहिए और डेली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए इस पे। और अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री विषय ऐसा है कि इसमें आप स्कोर तो कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका इस पे पकड़ मजबूत होगा। और एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा, कहानी के तौर पे आप कॉन्सेप्ट बनाते चले और जो भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं उसको आप रटते चले, तभी आप इसमें अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आर्ट एंड कल्चर आता है, आर्ट एंड कल्चर। फिर उसके बाद आएगा एंसेंट इंडिया, एंसेंट इंडिया। फिर उसके बाद मेडिएवल, उसके बाद आता है आपका मॉडर्न इंडिया, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है। एंसेंट इंडिया से भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा थोड़ा कम होता है। मेडिएवल से उससे भी कम होता है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। और आज जो हमारा क्लास होगा वो मॉडर्न इंडिया पे बेस्ड होगा। और मॉडर्न इंडिया का एक खाका तैयार हम लोग कर लेंगे कि कैसे कैसे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, कैसे मॉडर्न इंडिया में क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है, इन सारी बातों की आज जानकारी हम लोग ले लेंगे।
तो चलिए चलते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत को हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, और दूसरा जो है राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। उपनिवेशवाद क्या है और राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसके बारे में पहले आपको जानना है। उपनिवेशवाद लैटिन भाषा के कॉलोनियल से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉलोनियलिज्म। और ये उपनिवेशवाद को अगर पारिभाषिक रूप से देखें तो हम समझेंगे कि किसी विदेशी धरती पे आप अगर एक योजनाबद्ध तरीके से उसकी संपत्ति पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं तो वही उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है? अंग्रेजों द्वारा भारत पर कब्जा करना, अंग्रेजों द्वारा भारत पर कब्जा करना ही उपनिवेशवाद है। मतलब किसी भी अन्य कंट्री पे आपने योजनाबद्ध तरीके से वहाँ की संपत्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तो वही उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। अब उपनिवेशवाद अगर कहीं आप स्थापित करते हैं, आप किसी के भी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेते हैं, उसको गुलाम बना लेते हैं, तो क्या वो लोग चुप रहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आपकी संपत्ति को किसी ने हड़प लिया और आप चुपचाप बैठे रहेंगे और कहेंगे कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी संपत्ति को आप ले जाओ। ऐसा नहीं है, आप विरोध करेंगे। तो उसी विरोध को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हम देखते हैं। उपनिवेशवाद के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसका मतलब होता है भारतीयों की प्रतिक्रिया। इसके विरोध में जो भारतीयों की प्रतिक्रिया है वही राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा भारत पर कब्जा करना, अब कब्जा किसी भी कंट्री को करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? अंग्रेजों को उपनिवेशवाद स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो व्यापारी बनकर आएंगे भारत में, व्यापारी बनकर आएंगे, व्यापारी अधिकार इनको बहुत सारे मिल जाएंगे, शाही फरमान, बहुत सारे अन्य फरमान इनको प्राप्त होंगे और अंततः इनको शासन में पकड़ मजबूत हो जाएगा और ये शासन में पर अधिकार इनका धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये युद्ध करेंगे और किसी भी देश को कब्जे में लेने के लिए क्या करना पड़ता है? युद्ध करना पड़ता है, पराजित करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो क्या करेंगे? सबसे पहले प्लासी का युद्ध लड़ेंगे, बक्सर का युद्ध लड़ेंगे, ताकि ये बंगाल में इस युद्ध से इनकी पकड़ मजबूत हो गई। उसके बाद ये मैसूर का युद्ध लड़ेंगे, मराठा का युद्ध लड़ेंगे। फिर उसके बाद जो निकट राज्य हैं या देश, उनको अपने कब्जे में लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपना जो शासन का जो पकड़ है वो अपना मजबूत करते हुए इन सारे क्षेत्रों पे युद्ध करते हुए वो अपना अधिकार जमा लेंगे और एक प्रकार से उपनिवेशवाद का स्थापना करेंगे। तो उपनिवेशवाद के स्थापना के बाद भारतीयों की जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया में सबसे पहले तो हम देखेंगे आरंभिक प्रतिक्रिया,
आरंभिक प्रतिक्रिया और परिपक्व प्रतिक्रिया। परिपक्व प्रतिक्रिया। आरंभिक प्रतिक्रिया मतलब किसी भी चीज के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए एकाएक युद्ध नहीं लड़ा जाता है, धीरे धीरे बातों को रखते हुए, आंदोलन करते हुए इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में ही देख लें कि आपको कहीं जाना है घूमने के लिए, आप अपने मम्मी पापा के पास क्या करेंगे, एकाएक जा कर के लड़ाई तो नहीं करने लगेंगे। अगर एकाएक लड़ाई करेंगे तो चप्पलों से पिटाई होगी। इसलिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी बात रखते हैं। वो अगर आपकी बातों को काटते हैं तो फिर उनको समझाते हैं। समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं, तब आप अपना आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे इसलिए ये काम करना है। तो आप अपनी बात रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, आरंभिक प्रतिक्रिया। भारत में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, किसान आंदोलन होगा। किसान आंदोलन, जिन्हें जैसे जैसे प्रॉब्लम शुरू हुआ इंडिया में, जैसे किसानों को सबसे पहले प्रॉब्लम हुआ तो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। जनजातियों को प्रॉब्लम हुई तो जनजातीय आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर जमींदारों को प्रॉब्लम हुई तो जमींदारी आंदोलन शुरू हुई। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और अंततः भारतीय पुनर्जागरण होता है। तो जिस प्रकार से कष्ट हुआ, वो अपने कष्ट को दूर करने के लिए अपना आंदोलन अपने क्षेत्र में करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया था कि ये जो हम कर रहे हैं वो एकजुट हो करके भी लड़ सकते हैं। जैसे गरीब तबके के लोग हैं वो लड़ रहे हैं, तो बड़े तबके के लोग सोच रहे हैं कि ये तो उनकी लड़ाई है, इसमें मेरा क्या काम। और बड़े तबके की लड़ाई है तो छोटे तबके वाले सोच रहे हैं कि इसमें मेरा क्या काम। तो इस प्रकार से उन लोग अपना अपना लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इनको धीरे धीरे 1857 की क्रांति के पश्चात समझ में आना शुरू हो गया कि ये जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज ही हैं जिनके खिलाफ हमको लड़ना है और ये हम सब की प्रॉब्लम एक समान है। ठीक है, तो इन लोगों में क्या हुआ, एकजुटता होना शुरू हो गया, धीरे धीरे एकजुटता आना शुरू हो गया और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और फिर परिपक्व प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है। क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और इसी में शुरुआत होती है उदारवादी, फिर उग्रवादी आते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद आता है गांधीवादी विचारधारा। तो यहीं से सिर्फ इन लोगों से मिलकर के ये आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि लगभग आप जो आंदोलन देखते हैं वो गांधी युग में ही देखते हैं। उसके बाद भी जो होता है क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है, जिसमें भगत सिंह वगैरह जो लड़ाई लड़ते हैं क्रांतिकारी। फिर साम्यवादी या समाजवादी जो कह लें। फिर उसके बाद विभाजन या स्वतंत्रता होता है, उसकी शुरुआत होती है। और फिर संवैधानिक विकास। तो इस प्रकार आपका एक आधुनिक भारत की खाका आपको तैयार कर लेना है और आपको समझ लेना है कि इन टॉपिक पे आपको पढ़ाई करनी है। आधुनिक भारत के अंतर्गत किस प्रकार आपकी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आप
आधुनिक भारत में धीरे धीरे हर एक चैप्टर को आपको मैं कराती चलूँगी, और मैं समझती हूँ कि आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट होगा, और एक अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस आप करें और लिखने का कोशिश करें। अगर आपको मेरे से हेल्प लेनी है तो आप मुझे भी लिख करके आप भेज सकते हैं नोट्स कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैं लिंक नीचे दे रखी हूँ उसमें आप भेज सकते हैं, तो मैं उसको चेक करूँगी। और 71वीं बीपीएससी के लिए आपको अभी से शुरुआत कर देनी है। तो अगर आप इसमें फिर से देखें तो आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे होती है? उपनिवेशवाद से। ठीक है, उपनिवेशवाद किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को अपने कब्जे में ले लेना, भारतीयों पर एकाधिकार स्थापित करना, और उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ पे युद्ध प्रारंभ करते हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस प्रकार मैसूर, मराठा, इन सारे जगहों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। और उसके बाद शुरुआत होती है भारतीयों की प्रतिक्रिया, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होगी किसान आंदोलन की, जनजातीय आंदोलन, जमींदारी, फिर 1857 की क्रांति होती है, और अंततः इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये युद्ध हम लोगों की है, हम सब की है, हम लोगों को एकता बना करके रखना है, और तभी हम एक अच्छा और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, और इनसे हम अपना जीत हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों में एकता होता है, और फिर परिपक्व प्रतिक्रिया शुरुआत होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जितने भी अधिवेशन होते हैं उसको आप देखेंगे तो ये अधिवेशन को भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत है, तो आप देख लेंगे जो जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। फिर उसके बाद इसी अधिवेशन के फलस्वरूप उदारवादी विचारधारा के लोग आते हैं, उग्रवादी विचारधारा के लोग आते हैं, फिर गांधीवादी विचारधारा की शुरुआत होती है। उसके बाद क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी आते हैं, साम्यवादी, फिर उसके बाद विभाजन, स्वतंत्रता, और उसके बाद संवैधानिक विकास, किस प्रकार से संवैधानिक निकाय की शुरुआत होती है उसके बारे में भी समझ आपको डेवलप करनी है। तो इस प्रकार से जो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है वो लगभग आपके बीपीएससी में पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक? 1805 से 1947 तक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है आप कैसे अपना पढ़ाई डेवलप करेंगे, आप कैसे अपने कंटेंट को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर पाएंगे। जितना भी प्रैक्टिस आप करते चलेंगे उतना ज़्यादा आपका पढ़ाई जो है अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें। अगले क्लास में हम आधुनिक भारत में एक नए चैप्टर को लेकर के आएंगे, तो उस पर आप मेरे चैनल पे बने रहें, तो आपको नए चैप्टर समझ में आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।